स्क्रोल सबसे पहले रोलैंड का शुक्रिया अदा करती है। रोलैंड, तुम्हारी केयर और सपोर्ट के लिए हम सब बहुत ग्रेटफुल हैं। हमारे शुक्रिया के लिए कोई शब्द नहीं है, बस उम्मीद है कि हम आगे भी तुम्हारी सर्विस करते रहेंगे। रोलैंड ने थोड़ा राहत का सांस लिया। सोचता है कि विचेस अब मिलकर अलविदा कहने वाली हैं। वेंडी हंसकर बोली, अरे नहीं, ये तो वह पवित्र पर्वत है जिसका हमने कब से इंतजार किया था। जब तक तुम हमें नहीं भगाओ, हम यहाँ हमेशा रहना चाहते हैं। रोलैंड खुशी से बोला, ये सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा। तुम सब यहाँ रहना चाहती हो। वेंडी ने हाथ थामते हुए कहा, चलो सब मिलकर डाइनिंग हॉल चलते हैं। जाने से पहले स्क्रोल ने रोलैंड के थके हुए चेहरे की तरफ देखा और बोला, क्या तुम ठीक हो? रोलैंड, तुम्हारी तबीयत ठीक है ना? रोलैंड ने अपने दिल पर हाथ रखते हुए कहा, हाँ बिल्कुल ठीक हूँ, तुम्हें चिंता करने की जरूरत नहीं है। जब विचेस एक एक करके चली गईं, सिर्फ रोलैंड और आना ऑफिस में बचे रहे। तब आना ने थोड़ी आगे बढ़कर रोलैंड को हल्की सी गलती से गले लगा लिया। उस वक्त कार्ल, जो रिपोर्ट देने आने वाला था, दरवाजे पर खड़ा देख रहा था। उसने उन दोनों को देखा और चुपचाप वापस चला गया। जैसे ही चांद आसमान में चमकने लगा, गर्मी धीरे धीरे ठंडी होने लगी। टेसा कोर्टयार्ड में बैठी थी, एक ऑयल लैंप उठाए। जब वह कमरे से बाहर आई, तब उसने देखा कि हिल, जो स्केलेटन के अंगुली के अंदर छुपा हुआ था, अब बाहर आया है। उसके साथ उसके दोस्त थे, जो पहले सर्कस के सदस्य थे। हर एक ने अपना परिचय दिया और आखिरी था मैजिशियन, जिसने सबसे बड़े रैट गैंग में घुसकर उन्हें इन्फिल्ट्रेट किया था। हमारा पहला हमला डॉग पर फेल हो गया था, उसने कहा। उनका लीडर चर्च के जजमेंट आर्मी द्वारा मार दिया गया था। यह सुन के सबका चेहरा थोड़ा सीरियस हो गया, लेकिन उनका प्लान अभी खत्म नहीं हुआ था। उनका लीडर चर्च की जजमेंट आर्मी के हाथ मार दिया गया था। तासा को इन छोटी छोटी बातों की परवाह नहीं थी, क्योंकि उसे पता था कि अब सबसे बड़ा रैट गैंग खत्म हो गया है। यह तो निश्चित रूप से अच्छी खबर थी। उसने सोचा, शायद इस मौके का फायदा उठाकर कुछ रैट्स को भर्ती कर सकता है जो अब कहीं नहीं जा सकते, और अपने इंफॉर्मेशन सोर्सेस को एक्सपैंड कर सकता है। तासा ने टेबल पर हाथ मारा और गमगीन आवाज में बोला, रोलैंड के पर्सनल गार्ड के रूप में मुझे किंगडम के हर कोने से इंफॉर्मेशन इकट्ठा करनी है। फिर भी फॉर्मेलिटीज के लिए उसने एक बार फिर पूछा, क्या तुम सब हिज हाइनेस के अंडर काम करने के लिए तैयार हो? बिना किसी हिचकिचाहट के 5 लोगों ने एक साथ चिल्लाकर कहा, हम तैयार हैं। तासा ने उन्हें इंस्ट्रक्शंस दिए कि कैसे मिलना है और सीक्रेट कोड क्या होगा। उसने यह भी बताया कि टिमोथी थ्रोन पर हमेशा नहीं बैठने वाला। इसके बाद उसने उन्हें छोड़ दिया। हिल ने कहा कि टिमोथी ईस्टर्न रीजन से वापस आ गया है और उसने सुना है कि टिमोथी रैट्स का एक ग्रुप अपने आर्मी में भर्ती कर रहा है। कई लीडर्स पैलेस पहले ही जा चुके हैं। तासा को जल्दी ही समझ आ गया कि टिमोथी इन रैट्स को कैनन फॉडर की तरह इस्तेमाल करना चाहता है, जैसे पहले चांगजी के स्ट्रॉन्ग होल्ड और बॉर्डर टाउन पर हुआ था। बस एक ही सवाल था, उनका टारगेट इस बार क्या होगा? वेस्टर्न सिटी के दीवार के बाहर रेफ्यूजीज का अनप्रेसिडेंटेड आइडेंटिटी चेक हो रहा था, जो कि फर्स्ट आर्मी के सोल्जर्स के गाइडेंस में हो रहा था। तब एक मध्यवर्गीय आदमी बहुत संभल कर आया। उसने कहा, मैं एक कारपेंटर हूँ और सुना है कि क्राफ्ट्समैन को रहने के लिए जगह मिल सकती है। स्टाफ ने इस बात की पुष्टि की, लेकिन कहा कि उनसे कुछ सवाल पूछने हैं, जैसे उनका नाम और क्या वो पढ़ सकते हैं या नहीं। उसने अपना नाम मार्सेल बताया और माना कि वो नहीं पढ़ सकता। स्टाफ ने एक पेपर निकाला जिसमें कारपेंट्री की वोकैबुलरी लिखी हुई थी। यह इनिशियल स्क्रीनिंग मेथड हिज हाइनेस द प्रिंस ने तैयार किया था। उसने अलग अलग इंडस्ट्रीज से क्राफ्ट्समैन को बुलाया और उनसे उनकी प्रोफेशनल नॉलेज के बारे में सवाल किए। उनके आंसर्स को रिकॉर्ड किया। ऐसे ही जब क्वेश्चनर कंपेयर किया जाता तो उनसे थोड़े और सवाल पूछकर पता चलता कि कोई झूठ बोल रहा है या नहीं। कुछ सवालों के बाद मार्सेल ने अक्सर सही जवाब दिए और उसकी बात करने की स्टाइल और फ्लुएंट होती गई। जैसे ही स्टाफ उसे आइडेंटिफिकेशन सर्टिफिकेट देने वाले थे, बरब आया। उसने मार्सेल की तरफ देखा और बोला, अपना हाथ आगे करो। अगर वो सच में कारपेंटर होता तो उसकी पाम इतनी रफ नहीं होनी चाहिए थी, खासतौर पर 2 कैलसेस जो वुड से लगने पर टफ हो जाते हैं। कारपेंटर्स अक्सर काला इंक इस्तेमाल करते हैं तो उनकी पाम्स काफी दागदार होती हैं, पीली नहीं। बराब ने मार्सेल के सरप्राइज चेहरे को देखा और उसे सच बताने का मौका दिया। मार्सेल खुद को रोक नहीं पाया और जमीन पर घुटने के बैठ गया और माना कि वो कारपेंटर नहीं बल्कि कारपेंटर का पड़ोसी है। स्टाफ मेंबर्स इस बात से हैरान हो गए कि बराब को यह सब कैसे पता चला। बराब ने छोटी सी इंडिफरेंस से जवाब दिया। स्टाफ की शॉक्ड और एडमायर करने वाली एक्सप्रेशंस देखकर उसका दिल खुश हो गया। पहले जिसे अभी अभी सवाल किया गया था वो जरूर सजा भुगतता,
लेकिन हिज हाइनेस के प्रभाव के चलते देरेव का मुद्दा संभालने का तरीका अब हाल ही में बदल गया था। रोलैंड अपने ऑफिस की कुर्सी पर बैठकर बरेव द्वारा तैयार किया गया सांख्यिकीय रिपोर्ट ध्यान से पढ़ रहा था। सिटी हॉल ने 3 पूरे दिन में 6000 से ज्यादा शरणार्थियों की जांच की और इनमें क्राफ्ट्समैन का अनुपात अपेक्षाकृत कम था। आखिर में सिर्फ 50 लोग वेरिफिकेशन प्रक्रिया पास कर पाए। रोलैंड ने बरेव से कहा कि क्राफ्ट्समैन और उनके परिवारों के लिए हाउसिंग अरेंज करे। थोड़ी देर चुप रहने के बाद रोलैंड ने अचानक पूछा, अवार्ड सेरेमनी के बाद कितने लोग भाग गए हैं? देरेव ने एक पल रुककर जवाब दिया, अब तक नेटिव रेजिडेंट्स में से कोई नहीं गया, लेकिन 7 सर्फ्स हैं। ईस्टर्न रेफ्यूजीज तो बहुत हैं, टोटल 100 से ज्यादा। रोलैंड ने थोड़ा सा साई किया। ये वही पल था जब उसने समझा कि विचेस को फोरफ्रंट पर रखने से ऐसी स्थिति आई। बॉर्डर टाउन की नेटिव पॉपुलेशन ने विचेस को पूरी तरह से स्वीकार कर लिया था और लगता था कि ज्यादातर सर्फ्स भी उनका समर्थन कर रहे हैं। लेकिन ईस्टर्न रेफ्यूजीज के बीच, जबकि उन्हें विचेस से अच्छा व्यवहार मिला था और उनकी होमलैंड के विनाश की वजह से वो डेस्परेट थे, फिर भी 100 से ज्यादा लोगों ने छोड़ने का फैसला किया। यह रोलैंड को थोड़ा आश्चर्यचकित कर गया। उस वक्त बरेव ने सुझाव दिया, इन सबको एग्जीक्यूट कर दो। उसने जाना कि जो लोग ऐसे हालात में जाने पर तैयार हैं, वो जरूर चर्च से डीपली इन्फ्लुएंस्ड हैं। अगर वो चर्च के अनुयायी बन जाए तो उन्हें माफ करने की कोई जरूरत नहीं। रोलैंड ने अपनी आंखें बंद करके सोचा, वाकई में जो लोग चर्च के लिए लॉयल हैं, वो वही 300 से ज्यादा रेफ्यूजीज हैं जो प्लेग के सामने भी कैपिटल छोड़ने को तैयार नहीं थे। शायद बॉर्डर टाउन छोड़ने वाले लोग अपनी बिलीफ्स नहीं बदल पा रहे हैं। अगर रोलैंड को बैटलफील्ड पर इन लोगों का सामना करना पड़ता तो वो इन्हें हराने में हिचकिचाहट नहीं करता, लेकिन वो यह नहीं कर सकता था कि सिर्फ इसलिए कि उनका सोचना बेकार है और उनके आइडियल्स उसके खिलाफ हैं, वो सिविलियन लोगों को बिना किसी मर्सी के मार दे। थोड़ी देर की हिचकिचाहट के बाद उसने तय किया कि नाइटिंगेल इन रेफ्यूजीज से इंटेरोगेशन करेगी। अगर इनमें कोई स्पाइज या इन्फिल्ट्रेटर्स हैं तो उन्हें पकड़ लिया जाएगा, लेकिन बाकी लोगों को छोड़ दिया जाएगा। रोलैंड उठकर बरेव से बोला कि वो उसके साथ कुछ फोटो लेने आए ताकि उनका मन हल्का हो सके। कैसल के कोर्टयार्ड में उसने कार्टर, एक्स और सोराया को बुलाया। गार्डन के एक कोने में कुछ बोर्ड्स बिछाए गए थे जो 4 से 5 मीटर लंबाई और चौड़ाई में थे और कैनवस से ढके हुए थे। हालांकि बॉर्डर टाउन ज्यादा बड़ा नहीं था, लेकिन इसका भविष्य इसके करंट साइज से कई गुना बड़ा होगा। रोलैंड ने इस ट्रांसपोर्टेशन के तरीके को बढ़ावा देने का प्लान बनाया, एक साधारण और अफोर्डेबल डिवाइस जो घोड़े की जगह ले सकता था। उसने कैनवस उठाया और कार्टर तुरंत इस नए कॉन्ट्रैप्शन से फैसिनेट हो गया जो उसके सामने था। 2 व्हील्स और आयरन फ्रेम के साथ सभी के मन में इसके बारे में अलग अलग सवाल थे। रोलैंड ने मुस्कुराते हुए समझाया, यह बाइसिकल है। उसने अपने पैर पेडल्स पर रखे, देखी, एक स्टैंडर्ड स्टार्टिंग पोस्चर लिया और एक पैर से पुश करते हुए कोर्टयार्ड के स्टोन पाथ पर बाइसिकल चलाते हुए एक लैप पूरा किया। जब उसने एक लैप खत्म किया तो उसने ब्रेक्स लगाए और आसानी से बाइसिकल से कूद गया। अपने हैरान अधीनस्थों की तरफ देखा। उसके दिल में एक गहरी खुशी थी। रोलैंड ने उन्हें बुलाने का एक मकसद सोचा था। वो चाहते थे कि सभी लोग बाइसिकल चलाना सीखें और फिर सोराया से उनका साइकिलिंग फोटो वुडन बोर्ड्स पर कैद करवाएं। वो चाहते थे कि सारे नागरिक देखें कि सिर्फ 1 या 2 गोल्ड रॉयल्स के लिए वो भी कमांडर्स, चीफ नाइट्स और चीफ एडमिनिस्ट्रेटर्स के समान हो सकते हैं। तीनों ने पूरा दोपहर कोर्टयार्ड में मजे किया। कार्टर, जो चीफ नाइट था, सबसे पहले साइकिलिंग का कला मास्टरिंग कर गया। एक्स ने भी जल्दी ही कोर्टयार्ड का एक लैप सक्सेसफुली पूरा किया। लेकिन बरेव, जो 10 बार से ज्यादा कोशिश कर चुका था, वो या तो गिरने की एज पर था या सीधा चल नहीं पा रहा था। आखिर में रोलैंड ने सोराया को कहा कि उसका एक स्टैटिक इमेज बनाए जिसमें वो बाइसिकल के साथ हाथ से हैंडल बार्स पकड़े खड़ा हो। जब बाइसिकल का प्रमोशनल आर्टवर्क हो गया तो प्रिंस अपने ऑफिस वापस चला गया। डिनर से पहले थोड़ा समय था तो उसने अपने गार्ड को काइल सिची को बुलाने के लिए कहा। मर्क्यूरी फुलमिनेट के डेवलपमेंट में ब्रेक थ्रू के साथ नए जनरेशन के वेपन्स की रिसर्च एंड डेवलपमेंट अब प्रायोरिटी बन गई थी। यह सच था कि फायर आर्म्स के जमाने में कैलिबर जस्टिस को दर्शाता है और रेट ऑफ फायर फ्रीडम को। जितना पावरफुल वेपन उतना ही बड़ा ग्लोरी। लेकिन एक ऑकवर्ड समस्या आई। अगर उन्होंने इसी पाथ पर डेवलप किया तो जल्दी ही लैब की सप्लाई ऑफ 2 एसिड्स खत्म हो जाएगी। रोलैंड ने काइल को नया टास्क दिया कि वो एक केमिकल प्रोडक्शन सिस्टम डिजाइन करे जो इन 2 एसिड्स को एफिशिएंटली प्रोड्यूस कर सके। क्योंकि रोलैंड को इस मामले में नॉलेज नहीं थी, वो उम्मीद करता था कि काइल खुद ही कुछ समझ जाएगा। जब रोलैंड ने ड्रॉअर खोला
ताकि कुछ फिश जर्की ले सके, तो वो देखकर हैरान हो गया कि स्नैक ड्रॉअर खाली था। उसने एक पल के लिए रुककर देखा कि एक पीस फिश जर्की उसके मुंह के बिल्कुल एज पर दिया जा रहा है। तुम्हें यह चाहिए था? गोल्डन हेयर्ड औरत ने मुस्कुराते हुए कहा। रोलैंड ने फिश जर्की का एक बाइट लिया और उसकी लिप्स पर मुस्कुराहट छुपी नहीं रही। मैं सोच रहा था कि तुम कभी मिस्ट में खो जाओगी, रोलैंड ने कहा। वो तो इतना बुरा नहीं होता, कम से कम दूसरे मुझे नहीं देख सकते, लेकिन मैं तुम्हें देख सकती हूँ, नाइटिंगेल ने लिपों को सटाकर जवाब दिया। धोनी की फेमिलियर एक्सप्रेशन देखकर रोलैंड ने एक साय किया। तुमने पहले कहा था कि तुम्हें नहीं पता कि किस तरह का एक्सप्रेशन दिखाना चाहिए, रोलैंड ने हंसी मजाक में कहा। यह भी अच्छा है। एक रेस्ड प्लेटफॉर्म पर रोलैंड ने नीचे के छात्रों को कंग्रेचुलेट किया जो अपनी एलिमेंट्री एजुकेशन पूरी कर चुके थे। बॉर्डर टाउन के पहले बैच ऑफ ग्रेजुएट्स बन गए। ऑडियंस में एक यंग गर्ल की आंखें चमक गईं, क्योंकि यह उसका पहला मौका था प्रिंस रोलैंड को देखने का। रोलैंड उम्मीद करता था कि वो लोग एरोगेंट और कंप्लेसेंट नहीं होंगे। अभी भी बहुत सारी नॉलेज उन्हें एक्सप्लोर करनी थी। फिर एक शाउट सुनाई दिया, लॉन्ग लिव हिज हाइनेस, और जल्दी ही सब एक्साइटेडली चलने लगे। लॉन्ग लिव हिज हाइनेस। ऑडियंस में यंग गर्ल ने अपने दोस्त से कहा, मैं फ्यूचर में बाइसिकल फैक्ट्री में काम करना चाहती हूँ, वहाँ पे भी अच्छा है और मुझे नई बाइक भी मिल सकती है। जब चीयर्स थम गए, रोलैंड ने नीचे के छात्रों को बताया कि वो ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट्स देना शुरू करने वाले हैं। पहला नाम था पिप। उसका पूरा शरीर कांप रहा था जब उसने प्रिंस की तरफ देखा। उसने अपना मुंह खोला लेकिन नहीं जान पाया कि क्या कहना है। वो स्टिफली लाइन से बाहर आया, अपने दिल की धड़कन को महसूस करते हुए। अवार्ड सेरेमनी अटेंड करने के बाद उसके मन में एक जगह थी जहां वो जाना चाहता था। वो मिलिट्री लीडर नहीं बन सकता था जैसे एक्स-सीसी, न ही विचेस की तरह इनक्रेडिबल एबिलिटीज का मालिक था, लेकिन उसका एक और पाथ था। रोलैंड ने पिप के कंधे पर हाथ रखा, उसकी सफल ग्रेजुएशन पर बधाई देते हुए। पिप ने अपने ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट की तरफ देखा। वो केमिस्ट्री लेबोरेटरी में अप्लाई करने वाला था, मिस्टर काइल सिची की तरह सेज बनने की आशा रखते हुए। गर्मी के मौसम के बावजूद हर मेज पर बर्फ, और बर्फ अब तक ज्यादा नहीं पिघली थी। मीन टावर पर खड़ा था, रिपोर्ट पकड़े दूर देख रहा था। यह जानकर हैरानी हुई कि विचेस अब के प्लेग को क्योर कर सकती हैं और बॉर्डर टाउन में एक पावरफुल लॉन्ग रेंज वेपन भी है। टेवरिन ने टेबल पर अपना फिस्ट मारा। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस इडियट ने फेसलेस को अटैक करने के लिए भेजा। अगर हेदर वापस आई तो वो जरूर गुस्से में होगी। विचेस जो प्योर वंस में बदल सकती हैं, वो रेयर हैं और उन्हें कल्टीवेट करना बहुत मुश्किल होता है। ताफोन ने लेटर को पढ़ते ही अपनी आंखें गड़ाई। टिमोथी ने चोंगजी ईस्ट स्ट्रॉनवॉल्ड पर सरप्राइज अटैक किया और पूरा एनवॉय ग्रुप खत्म कर दिया, उसने हैरानी से कहा। मीन ने धीरे से बोला, हाँ यह सच है। ये विचेस जो प्योर बन सकती हैं वो बहुत ही रेयर हैं, लेकिन ये सब होने के लिए कुछ लॉसेस तो होंगे ही। हमारा अल्टीमेट गोल है दुश्मन को खत्म करना। टफोन ने दूसरा लेटर देखा। यह रिपोर्ट पेट्रा की है और लोकल स्पाई की भी। मतलब वेस्टर्न बॉर्डर से एक मिलिशिया ग्रुप ने हमला किया है और चर्च को लूट लिया, मीन ने समझाया। बिल्कुल, उन्होंने सिर्फ चर्च के पिल्स ही नहीं खाए बल्कि मेडिसिन भी ले गई। यह काफी अजीब है, टफोन ने सोचा। पेट्रा के रिपोर्ट के मुताबिक उन्होंने चर्च को आग लगाने के बाद तुरंत वहां से भाग गए। तो फिर एनवॉय ग्रुप को कैसे एम्बुश किया? मीन ने थोड़ा सोचकर कहा। डिप्लोमेटिक एनवॉय तो बॉर्डर टाउन पहुंच चुका होगा, उनका सामना तो नहीं होना चाहिए था। ठीक है, टफोन ने महसूस किया। क्या रोलैंड विंबलटन ने यह सब प्लान किया था टिमोथी पर ब्लेम डालने के लिए? मीन ने एक और लेटर की तरफ इशारा किया। पहले यह लेटर पढ़ो, फिर बात करते हैं। टफोन ने कंफ्यूजन में उस लेटर को खोला। उसके हाथ थोड़ी देर में कांपते रहे। ये क्या है? उसने कहा। उसकी आवाज थोड़ी डर से भरी थी। पढ़ो, मीन ने कहा। सच्चाई जानने के लिए तैयार रहो। टैफोन ने लेटर खोलते ही समझा कि इसमें क्या लिखा है। उसकी हाथ कांपते हुए पेपर को पकड़ना मुश्किल हो गया। ये क्या है? उसने घबराहट से कहा। लेटर में लिखा था कि फ्योर्ड में काफी सारी विचेस आ गई हैं और उन्होंने सारे चर्च को तोड़ दिया है। मीन ने कहा, ये विचेस समुंदर पार से आई हैं। प्रिंस रोलैंड विंबलटन ग्रे कासल से। उनके प्लान्स में सबसे बड़ा रुकावट है। तो तुम क्या सोच रहे हो? टफोन ने पूछा। मीन ने सोचा, मैं 100 पनिशमेंट आर्मी के सोल्जर्स और चर्च के प्योर वंस को ले जाकर वेस्टर्न बॉर्डर को साफ करने का प्लान बना रहा हूँ। ये विचेस से निपटने का मौका है। टफोन ने थोड़ा हेजिटेंट होते हुए कहा, मुझे ये आइडिया इतना पसंद नहीं है। तभी एक परेशान क्लर्जीमैन कमरे में घुस गया। एक अर्जेंट मैसेज है,
एक मैसिव फ्लीट किंगडम ऑफ इटर्नल विंटर के कोस्ट पर लैंड कर गई है और दुश्मन कैपिटल सिटी को घेर रहा है। हेदर ने जबरदस्ती करके रोकने की कोशिश की, लेकिन दुश्मन की संख्या इतनी ज्यादा थी कि वे पीछे नहीं हट रहे थे। दुश्मन के बैनर्स देखकर समझ आ रहा है कि यह ब्लैक सेल फ्लीट है, क्वीन ऑफ द ग्रीन वाटर की। पैलेस के ग्रेनाइट स्टेप्स पर खून गिर चुका था और हवा में एक अजीब गंदा स्मेल था। कॉर्प्सेस हैं, गॉड्स पनिशमेंट आर्मी के बिलीवर्स और उनके लोग भी, क्लर्जीमैन ने कहा। तब 2 आर्मर्ड गार्ड्स टेंपल में आए, एक औरत के साथ जिसके हाथ पीछे बंधे हुए थे। गार्सिया को पता था कि वो कभी सरेंडर नहीं करेगी। मैं हेदर को स्वर्ग भेजने वाली हूँ, उसने सोचा। हेदर ने गार्सिया को देखते हुए मुस्कुराते हुए कहा, क्या तुम चर्च आर्मी से क्रश्ड होने का इंतजार कर रही हो या समुंदर में जिंदगी गुजारने का? दरिका ने अपने गार्ड्स को इशारा दिया। करो ये काम, मेरे पास एक परफेक्ट प्लान है। चर्च आर्मी अब वुल्फहर्ट किंगडम पर हमला कर रही है। गार्ड्स ने डैगर्स निकाले और बिशप हेदर के पास आए। हेदर ने दांत किटकिटाते हुए दर्द को छुपाने की कोशिश की। उसका हाथ अब बैर पोंग की तरह हो गया था और उसकी मांग से पसीना गिर रहा था। गार्सिया ने हंसकर कहा, क्या तुम्हें पता है कि चर्च के हाथ में विचेस के साथ क्या होगा? मेरे ख्याल से तुम्हें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। उस वक्त हेदर अचानक से हंसते हुए बोली, गार्सिया, तुम कभी भी चर्च की महानता को नहीं समझ पाओगी। जो चर्च के विरोध में है उनका सिर्फ विनाश ही होगा। गार्सिया ने देखा कि हेदर आखिरी समय तक कुछ नहीं कह रही। उसने छोटी सी हंसी दी। दूसरी तरफ बॉर्डर टाउन में, जो अब अपने सबसे गर्म महीने की ओर बढ़ रहा था, एना आइसक्रीम का मजा ले रही थी। नाइटिंगेल ने दरवाजा खोला, मेसी और लाइटनिंग के साथ। रोलैंड ने देखा कि उनके सिर पर कुछ घास और पत्ते हैं, मतलब उन्होंने एक परिंदे का घोंसला डिस्टर्ब कर दिया है। रोलैंड ने ड्रॉर से एक प्री रिटन लेटर निकाला और मेसी को दिया। इसे टिली को दो जब तुम फ्योर्ड वापस जाओ। मेसी ने थोड़ी देर सोचकर आंखों को चतुराई से घुमाते हुए एनवलप अपने बैग में रखा। रोलैंड ने देखा उसकी वजह से एक मुस्कान दब गई। लगता है छोटी छोटी चीजें भी कभी कभी खास होती हैं। रोलैंड ने मुस्कुराहट को दबाया। उसने सोचा कि छोटी सी बॉर्डर टाउन का जादू कितना जबरदस्त है। लाइटनिंग का भी एक काम था। उसने मैप खोलकर एक सदर्न रीजन की तरफ इशारा किया। मुझे चाहिए कि तुम मेसी को ले जाओ और शैलो और माउंटेन्स के जंक्शन पर 2 फ्लैग्स लगाओ, उसने कहा। अगर टिली विचेस भेजने पर राजी हुई तो हम सेलबोट को यहाँ लाएंगे और उनका स्वागत एक हॉट एयर बलून से करेंगे। जब सबने सुना कि नए विचेस बॉर्डर टाउन आने वाले हैं, उनका जोश बढ़ गया। दूसरे दिन मेसी के चले जाने के बाद रोलैंड ने विचेस को नए जेनरेशन के हॉट एयर बलून्स में चढ़ा दिया। उनसे पहले रोलैंड ने उन्हें सफेद पेपर्स का एक स्टैक दिया और कहा, इन्हें फैलाओ, एक बड़ी कैनवस बनानी है, जबकि सरोया पेंट करेगी। इस पूरे फैब्रिक का कोटिंग बहुत हल्का और मजबूत था और जॉइंट्स पर सीम्स नहीं थी, जिससे यह बड़े साइज में भी टूटने से बचाता था। रोलैंड ने सोचा कि शायद वो जल्द ही बर्लिन एयरशिप्स बनाना शुरू कर सकता है, जो किलोमीटर्स ऊंचा से बॉम्ब्स गिरा सकती हैं। यह सोच ही उसे रोमांचित कर गई। एना ने रोलैंड को देखा, समझ नहीं पा रही कि उसकी हाईनेस किस बात पर मुस्कुरा रही हैं। लिली ने छोटी सी हंसी दी। लगता है वो नए विचेस के बारे में सोच रहे हैं। आखिर वो अब भी एक मर्द है। यात्रा शांति से गुजरी। विचेस आसमान में बेचैनी से बातें करती रहीं। शैलो के आसपास उड़ान भरने के बाद वो हॉट एयर बलून में वापस कासल आए। रोलैंड ने देखा कि वेंडी, जो डायरेक्शन कंट्रोल संभाल रही थी, कभी कभी अपने कंधों को मार रही थी और थकी हुई लग रही थी। उसने सुना था कि जिनकी बहुत बड़ी बोइंग्स होती हैं, उन्हें कभी कभी शोल्डर सोरनेस होती है और स्पेशल अंडरगारमेंट्स इस समस्या का हल निकालने के लिए डिजाइन किए गए हैं। हालांकि उसने इस बात की पुष्टि नहीं की थी, फिर भी यह ट्राई करने में बुरा क्या है। रोलैंड ने सोचा कि हर एडल्ट विच के लिए छोटा सा गिफ्ट बनाए। कैपिटल सिटी से मर्चेंट कैरावान बॉर्डर टाउन आई। मार्गरेट और मर्चेंट्स हॉट एयर बलून में बैठ गए। मार्गरेट बहुत एक्साइटेड थी, जबकि मार्लन थोड़ा डरा हुआ था। यह सब विचेस की वजह से है, मार्लन ने कहा। अगर विचेस नहीं होती तो हॉट एयर बलून उड़ान नहीं भर पाता। मार्गरेट ने देखा कि एना सिर्फ आग छोड़ रही है और जब तक गर्म हवा है, बलून खुद ही ऊपर उठ जाएगा। उसने 5 ऐसे हॉट एयर बलून्स खरीदने का सोचा जो एक एक व्यक्ति को उठा सकते हैं, जिससे वो शिप पर उपयोग कर सकें और आसपास के पायरेट शिप्स को पहले से देख सकें। रोलैंड ने थोड़ा सोचकर कहा, कॉस्ट तो कम नहीं होगी, मेरे हिसाब से 1000 गोल्ड रॉयल्स का खर्च आएगा। मार्गरेट ने जेनरस होते हुए कहा, 1000 गोल्ड रॉयल्स हर बलून के लिए। मार्लन भी इसमें दिलचस्पी दिखाते हुए बोला, मैं भी इसकी प्रमोशन में मदद करने के लिए तैयार हूँ। दोनों तरफ से दिया गया प्राइस रोलैंड को अच्छा लगा।
1000 गोल्ड रॉयल्स का प्राइस जो उसने सोचा था वो 5 गुना था, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि दूसरी तरफ इतनी जल्दी इस प्राइस को मान लेगी। रोलैंड ने और पैसा कमाने का एक और तरीका सोचा। हाइड्रोजन या कोल गैस दोनों ही कंज्यूमेबल्स हैं जो बॉर्डर टाउन में इस्तेमाल के बाद रिफिल करना पड़ेगा। इससे और इनकम मिलने की उम्मीद थी। रोलैंड ने कुछ देर तक हाँ करने में हिचकिचाहट दिखाई और आखिर में बोला, फिर यह डील है। स्लम्बरिंग आइल पर एशेस ने मेजी द्वारा लाए गए लेटर को देखते हुए गमगीन चेहरा बना लिया। रोलैंड ने सिल्वी को क्यों चुना? उसने हैरानी से सोचा, क्या उसे अपनी पहचान खुलने की परवाह नहीं है? टिली भी अनश्योर थी। शायद मेरी एबिलिटी एनोटेशन बहुत वेग थी, या फिर रोलैंड अपनी पहचान को उनके सामने खोलने से नहीं कतराते, कोऑपरेशन दिखाने के लिए। एशेस ने कुछ और भी कहा, एक और संभावना है, रोलैंड शायद वाकई टिली का भाई है, इसलिए उसे सिल्वी की एबिलिटीज की परवाह नहीं है। टिली मुस्कुराई, मुझे अपने भाई की अच्छी तरह से समझ है। उसने हमेशा मुश्किलों से बचने की कोशिश की है। वो कभी भी चर्च के खिलाफ युद्ध नहीं करेगा विचेस को बचाने के लिए। एशेस ने देखा कि रोलैंड को और विचेस की भी जरूरत है, जिनमें से एक लियन थी। वो स्लम्बरिंग आइल पर सबसे महत्वपूर्ण विचेस में से है। अगर वो गई तो किसी को भी घर ठीक करने का नहीं मिलेगा और आइलैंड की टोपोग्राफी बदलने का भी नहीं। इसी तरह हनी भी है, जो जानवरों को बुलाने की क्षमता रखती है और हमें हर दिन मजेदार सी फूड मिलता है। एशेस ने कहा, 2 और विचेस के लिए। एशेस को ज्यादा आपत्ति नहीं थी, लेकिन टिली का चेहरा सीरियस हो गया। मैं एशेस के शब्दों का विरोध करती हूँ, कौन यूजफुल है और कौन यूजलेस। जब मैंने उन्हें बॉर्डर टाउन भेजा तो मुझे एक अलायंस बनाना था, उन्हें छोड़ना नहीं। विचेस की होम बनाने के लिए उन्हें उनकी एबिलिटीज की जरूरत नहीं है। सब सिस्टर्स जो इस आइसोलेटेड आइलैंड पर आई हैं, वो विचेस हैं। कैसे हम उन्हें उनकी यूजफुलनेस के आधार पर चुने? एशेस ने देखा कि टिली का गुस्सा असली था। उसने एक घुटने पर बैठकर माफी मांगी। टिली ने कहा, रोलैंड ने 100 से ज्यादा विचेस में से ये 5 विचेस चुनी है। उनमें कैंडल और एवलिन भी हैं, जिनका तुम्हें लगता है कोई इम्पैक्ट नहीं है। क्या वो वाकई यूजलेस है? हो सकता है कि इस संपर्क से हमें समझ आए कि क्या उनका चुनाव एक कोइंसिडेंस था या उसने कुछ ऐसा देखा है जो हम नहीं समझ पाए। मैं नहीं चाहती कि तुम ऐसे शब्द बोलो। सब विचेस हमारे शेयर्ड गोल में पार्टनर्स हैं, सिर्फ टूल्स नहीं। अगले दिन की डिपार्चर का प्लान था और जो शिप उन्हें ग्रे कैसल ले जाने वाला था वो बॉर्डर टाउन का वॉरशिप था। सिल्वी शिप के रेलिंग पर लींड हो गई और अपने बैग से बीफ जर्की निकाली। उसने उसे अपने सर के ऊपर उठाया और हिलाया। एक बड़ा सीगल आसमान से नीचे आया चिल्लाते हुए और एक बाइट में जर्की को ले गया। कैप्टन जैक, उसने कहा, मुझे पता है कि सीगल्स कभी भी समुद्र में खो नहीं जाते और वो पहले से स्टॉर्म्स का पता लगा लेते हैं। जैक ने आसमान में मोटे सीगल को देखा। यह एक आम सीगल की तरह दिखता है, लेकिन यह काफी मोटा है। यह सफर सिल्वी को प्रिंसेस टिली द्वारा दिया गया था ताकि विचेस के एक और गैदरिंग प्लेस के साथ संबंध बन सके। चुनी गई 5 मशहूर विचेस के अलावा ऑनबोर्ड एशेस और माली भी थे, लेकिन वो यहाँ सिर्फ एक प्रशासनिक उद्देश्य से थे। उनका होना सिर्फ एक तरीके का था, लेकिन उनका रहना सिर्फ एक स्मूथ और सेफ वॉयज को सुनिश्चित करने के लिए था। सिल्वी के लिए एक और जिम्मेदारी थी, रोलैंड विंबलडन की असली पहचान को अनकवर करना। लेकिन सच में सिल्वी को महसूस हुआ कि यह काम इतना आसान नहीं होगा। अगर विच यूनियन ने सहमति नहीं दी तो यह मैनेज किया जा सकता था, लेकिन अगर उन्होंने चाहा कि यह जानकारी लीक ना हो तो उन्होंने उसे और 4 विचेस को कैद भी कर सकते थे। कैबिन की दीवार से देखते हुए सिल्वी ने लियान, एवलिन और दूसरे विचेस को स्लाइम के साथ खुश होकर खेलते देखा। उसने उम्मीद की कि विच यूनियन के विचेस भी मेसी की तरह स्वागत करने वाले और दोस्ती भरे होंगे। एशेस ने दूसरे विचेस को देखा और अपने माथे को थास लिया। तुम सब याद रखो, लॉर्ड रोलैंड विंबलडन से दूर रहना, कभी भी अकेले उसके साथ नहीं जाना। क्यों? वो तो लेडी टिली का भाई है, एवलिन ने हैरानी से पूछा। वो सच में है, एशेस ने गंभीर टोन में जवाब दिया, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वो विचेस के बॉटम्स को ग्रोपिंग का मजा नहीं लेता। सबने एशेस की बातें सुनकर हैरानी से गास्प किया। जब वो शोर के करीब पहुंचे, सिल्वी ने एक अजीब सा अंधेरा शेप देखा जो उनकी तरफ आ रहा था। यह बहुत बड़ा था और सब विचेस ने चौंक कर आसमान की तरफ देखा। उन्हें अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। एक बहुत बड़ा स्फेरिकल ऑब्जेक्ट हवा में उड़ रहा था, जिसके नीचे एक विकर बास्केट लटका हुआ था। 2 विचेस, नाजी और एक और, बास्केट के उड़ने में उनका साथ दे रही थी। जिस चीज ने सबका ध्यान खींचा वो थी नीचे बास्केट के साथ लटका एक लंबा पीला बैनर,
जिसमें बोल्ड लेटर्स में लिखा था वेलकम टू द बॉर्डर टाउन। जैसे ही बास्केट नीचे उतरी, वेंडी आगे बढ़ी और फ्योर्ड से आई विचेस का स्वागत किया। फिर उसने ऐश की तरफ देखा और एक खुश मुस्कान दिखाई। एक और विच के आविर्भाव ने सिल्वी का ध्यान खींचा। उसकी सफेद नीली आंखें एक पवित्र झील की तरह थीं, लेकिन उसे और भी ज्यादा प्रभावित किया उस विच की बेहद और फ्लॉलेस मैजिकल पावर ने। लाइटनिंग भी आई, जिसके कंधे पर मेजी बैठे हुए थे। जब ऐश ने स्लम्बरिंग आयल से आई विचेस का संक्षिप्त परिचय दिया, वेंडी ने मुस्कुराते हुए सबको बास्केट में चढ़ने के लिए बुलाया। एशेस ने वेंडी को मुस्कान के साथ जवाब दिया, अलविदा कहा और निकल गई। वेंडी ने थोड़ी नाराजगी से देखा, लेकिन एशेस को यह विश्वास दिलाया कि वो उनका ख्याल रखेगी। जैसे ही बास्केट ने जमीन से उड़ान भरी, सिल्वी ने अपने पैरों के नीचे हल्का सा ठोकर महसूस की। उसने ऐश और मॉली को हाथ लहराते देखा। जब हॉट एयर बलून ऊपर उड़ता गया, नीचे की जमीन छोटी छोटी डॉटों में बदल गई। उसने साय किया, चाहे कुछ भी हो, बॉर्डर टाउन में एक नई जिंदगी शुरू होने वाली थी। अगर आपको मांगा का एक्सप्लेनेशन देखना पसंद है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि इस चैनल पर डेली के वीडियोस आते रहेंगे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं कल के वीडियो में। वीडियो देखने के लिए आप सबका धन्यवाद।